हेलो फ्रेंड, आप सभी का ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेसन 17 पढ़ेंगे किशोरावस्था की ओर। इससे पहले हम अध्याय 16 तक समाप्त कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके शेष अध्याय देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं किशोरावस्था की ओर। अब आप बड़ी हो रही हैं या बड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि राधा छठी कक्षा में थी तब रमन 10वीं कक्षा का छात्र था। रमन जो है 3 वर्षों के बाद इलाहाबाद से लौटा तो राधा उसे देख करके दंग रह गई, क्योंकि रमन पहले से अधिक लंबा हो गया था। उसके चेहरे पर मूछें और दाढ़ी नजर आ रही थी। आवाज़ में भी बदलाव था। राधा सोचने लगी, आखिर ये बदलाव कैसे और क्यों हुआ। रमन से पूछने का मन बनाती पर वो शर्मा कर रह जाती। वो पुनः मन ही मन सोचती, क्या ये बदलाव लड़कियों में भी होता है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं की शारीरिक बनावट में हुई परिवर्तन वृद्धि विकास का परिणाम है। मनुष्य में 11 वर्ष से और 19 वर्ष तक की आयु में तीव्र गति से विकास एवं वृद्धि होता है। मनुष्य का जीवन काल मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है। विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था शैशवावस्था है, जिसकी अवधि जन्म से 5 वर्ष तक होती है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कही जाती है और 11 से 12 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था है। इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इसी अवस्था में मनुष्य प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था के बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है और इस अध्याय में हम किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों पर बातचीत करेंगे। किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीन एज भी कहा जाता है। यह अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण काल कहलाता है। लड़कों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था की अवधि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत है और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में जनन क्षमता का विकसित होना होता है। जनन परिपक्वता के साथ ही किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। क्रियाकलाप किशोरों में बालकों से किस प्रकार की अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। किशोरावस्था के मुख्य लक्षण की चर्चा अपनी कक्षा के साथियों से करिए। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है और जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं। बच्चा लंबा हो जाता है। क्या लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में वृद्धि समान रूप से होती है। प्रारंभ में लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लड़के तथा लड़कियों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करती ही है, साथ ही संतुलित आहार की लंबाई को प्रभावित करती है। लिखा है आयु वर्ष में लक्ष्य और या पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। 8 वर्ष में लड़का 72 तो लड़कियां 77% विकास हो जाता है और 9 साल में 75 तो लड़कियों का 81, 10वीं में 78 तो लड़कियां 84, 11 वर्ष में लड़के 81% विकास या लंबाई बढ़ती है तो लड़कियों की 88, 12 वर्ष में 84 तो लड़कियों का 91, 13 वर्ष में 88 तो लड़कियों का 95% और 14 वर्ष में 92% लड़कों का तो 98% लड़कियों का, 15 वर्ष में 95 लड़कों का तो 99 लड़कियों का और 16 वर्ष में लड़कों का 98 तो लड़कियों का 99.5, 17 वर्ष में 99 तो लड़कियों का 100, 18 साल में लड़कों का 100 तो लड़कियों का भी 100 हो जाता है। दी गई तालिका में लड़के तथा लड़कियों की आयु के अनुसार लंबाई में वृद्धि की औसत दर्शाया गया है। किसी विशेष आयु में अपनी लंबाई का कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ये तालिका में दर्शाया गया है। इस तालिका के माध्यम से ये पता चलता है कि व्यक्ति अवस्थाओं के अंत तक कितना लंबा हो सकता है। 10 वर्ष की लड़की अपनी लंबाई का 84% लक्ष्य प्राप्त कर लेती है तो किशोरावस्था की समाप्ति तक उसकी अनुमानित लंबाई की गणना इस प्रकार किया जा सकता है।
वर्तमान लंबाई बटे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुणे 100। उपरोक्त सूत्र के आधार पर उस लड़की की अनुमानित लंबाई किशोरावस्था की समाप्ति तक 125 सेंटीमीटर होगी। अपनी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की किशोरावस्था के अंत तक अनुमानित लंबाई की गणना जरूर कीजिए। शारीरिक बनावट। क्या बालकों तथा अथवा बालिकाओं, है ना, क्या बालकों अथवा बालिकाओं एवं किशोर अथवा किशोरियों में शारीरिक बनावट एक जैसी है? ये जानने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। अंगों के नाम जैसे कि चेहरा, पैर, आवाज़। किशोरावस्था में कंधा फैल करके चौड़ा हो जाता है और लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियां गठिली हो जाती हैं। लड़कों के चेहरे पर मूछ दाढ़ी निकल आती है और दोनों में नाभि के नीचे जांघ के ऊपर तथा कांख में बाल निकल आते हैं। लड़कों के सीने में तथा शरीर में त्वचा पर भी बाल निकल आते हैं। लड़कियों के स्तन का उभार स्पष्ट दिखाई देने लगता है। स्वर में क्या आप बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में लड़के तथा लड़कियों की आवाज़ में कोई परिवर्तन पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? आपने अनुभव किया होगा कि लड़कों की आवाज़ कर्कश तथा लड़कियों की आवाज़ मधुर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोरावस्था में स्वर यंत्र विकसित होकर के बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है और इस उभार को एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटा होता है और सामान्यतः दिखाई नहीं देता। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कों के स्वर यंत्र की पेशियों में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाने से आवाज़ भारी, कर्कश, फटने जैसी सुनाई देने लगती है, परंतु कुछ ही दिनों में आवाज़ सामान्य हो जाती है। श्वेत एवं तैल ग्रंथियों तथा जननांगों में किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिस कारण चेहरे पर फुंसियाँ, कील, मुहासे निकल आते हैं। मुहासों के सूखने पर काले काले दाग चेहरे पर दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का प्रतिपादन शुरू हो जाता है जो स्वप्न दोष के रूप में परिलक्षित होता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर के अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं और ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। तो किशोरावस्था में व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, स्वतंत्र हो जाते हैं और इनके सोचने के तरीके बदल जाते हैं। यह सब बदलाव व्यक्ति के मानसिक विकास का सूचक है। तर्क के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस अवस्था में सीखने की अधिक क्षमता होती है। सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं और इन कार्यों में रुचि बढ़ जाती है। क्या बता सकते हैं कि आप कौन कौन से सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं? कभी कभी असुरक्षा की भावना भी पैदा हो जाती है। गरीबों, मजदूरों, बुजुर्गों एवं असहाय लोगों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं, हर संभव उन्हें सहायता करते हैं। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि, विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। पिछले अध्याय में आप जान चुके हैं कि वृषण के द्वारा शुक्राणु एवं अंडाशय से अंडाणु नामक युग्मक उत्पन्न होते हैं। लड़कों में मूछ दाढ़ी एवं लड़कियों में स्तन दिखाई देने लगते हैं। कांख, सीना तथा नाभि के नीचे जांघ के ऊपर के क्षेत्र में बाल निकलना किशोरावस्था के विशेष लक्षण हैं। इन लक्षणों को ऐतिहासिक लैंगिक लक्षण कहा जाता। इन लक्षणों के आधार पर लड़का तथा लड़की में स्पष्ट अंतर देखा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये लक्षण किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों पर अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं। इन ग्रंथियों में एक प्रकार रासायनिक पदार्थ जिसे हम हार्मोन स्रावित होता है। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। हार्मोन अपने कार्यों के लिए विशिष्ट होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिस कारण से स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर के विशिष्ट अंगों तक पहुंचती हैं और अपना कार्य करता है। किशोरावस्था में वृषण के द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे
टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन शुरू हो जाता है, जिससे लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है। सोचिए यदि टेस्टोस्टेरोन तथा और एस्ट्रोजन का उत्पादन रुक जाए तब क्या होगा। मानव में जनन अवधि, जब किशोरों के विषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। क्या युग्मक उत्पादन की क्षमता किशोरावस्था से प्रारंभ होकर के जीवन भर चलते रहते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के सामान्यतः 40 से 50 वर्ष तक की आयु तक होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा 5 से 7 वर्ष तक अधिक रहती है। 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है और इस समय गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ताकि निषेचित अंडाणु को ग्रहण कर सके अर्थात गर्भ धारण हो सके। यदि अंडाणु निषेचित ना हो तब क्या होगा। इस स्थिति में अंडाणु गर्भाशय की मोटी स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। रक्त का स्राव 5 दिनों तक हो सकता है। मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है। इसीलिए इसे ऋतुस्राव चक्र संक्षेप में MC कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोषित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं से टूटना शामिल है। यह चक्र स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 40 से 50 वर्ष तक के चलता रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है। इसे हम रजो दर्शन कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की आयु तक के पहुँचते पहुँचते ये चक्र प्रायः रुक जाता है। इसे हम रजो निवृत्त कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव के चक्र अनियमित होता है परंतु फिर सामान्य हो जाता है। प्रजनन एवं स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम, व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। किशोरावस्था में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर में गंध आने लगती है। स्नान करते समय सभी अंगों को अच्छी तरह करनी चाहिए, मतलब कि अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से जीवाणु एवं कवकों के द्वारा संक्रमण का खतरा रहता है। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। स्राव को अवशोषित करने के लिए कीटाणु रहित मुलायम सूती कपड़ा जो अच्छी तरह सूखा हो या अच्छे गुणवत्ता वाले पैड प्रयोग में लाना चाहिए। कपड़े को गर्म पानी में डिटॉल्स डाल करके धोना भी बेहतर होगा। गंदगी से दिनाएं, खुजली, अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में विवाह के लिए आयु निर्धारित है। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम 21 वर्ष कानून बना के निर्धारित कर दी गई। इसका पालन न करना कानूनन जुर्म है और सज़ा का प्रावधान है क्योंकि 18 वर्ष से पहले लड़कियों शारीरिक एवं मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती और लड़के भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। दूध अपने आप में संतुलित आहार है। शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए क्योंकि ये गाढ़ा पीला दूध रोग प्रतिरोधी होता है। इससे शिशुओं के रक्त में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। तो इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। तो इस लेसन में हमने क्या जाना, आइए देखते हैं। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौनारंभ किशोरावस्था में ही होता है और जनन अंगों में वृद्धि होती है। लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलती है और लड़कियों का स्तन विकसित होता है। यौन आरंभ तथा जनन अंगों की परिपक्वता हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रसायन है जो रुधिर में सीधे पहुंच करके अपना कार्य करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। ये दोनों जनन अंग हार्मोन कहलाते हैं।
बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम एवं सफाई आवश्यक है। तो किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? तो ये 11 से 19 तक। सीखने की सबसे अधिक क्षमता कब होती है? तो ये शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये पुरुष हार्मोन है। क्या है? पुरुष हार्मोन है। सामान्यतः ऋतुस्राव हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? तो ये 11 से 13 वर्ष में। बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए खूब खाना, खूब नहाना, दिन में सोना, रात में जगना, या कम खाना, कम सोना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए कम खाना और कम सोना ये ज़्यादा उपयोगी है। तो इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। तो मिलेंगे एक नए अध्याय में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।